नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का छंद के पार्ट 2 में। बिल्कुल बिना समय गंवाए तुरंत से क्लास को ज्वाइन करें और शुरू करने जा रहे हैं छंद पार्ट 2। यानी अब हम पहले पार्ट में छंद का बेसिक परिचय, छंद से जुड़े हुए प्रमुख ग्रंथ, छंद शास्त्री ग्रंथ और इसके बाद में मात्रा ज्ञान जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है उसकी चर्चा कर चुके हैं। तो इस क्लास में हम चर्चा करेंगे आगे के पार्ट की, यानी कि पाद या चरण क्या होते हैं, यति कित क्या होती है, गण क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, छंद के भेद कितने होते हैं, इन सारी चीजों की चर्चा हम अगले पार्ट में करने वाले हैं। तो बिल्कुल अजय वर्मा जी नमस्कार, समय गंवाए बिना हेडिंग डालो, बिना समय गंवाए हेडिंग डालिए। पाद या चरण, पाद या चरण, पाद या चरण लिखे ज्ञेय पादः चतुर्थांशः। क्या कहा? ज्ञेय पादः चतुर्थांशः। चतुर्थांश को अगर आप अलग करोगे, यानी इसका क्या करते हो, विच्छेद करते हो, तो क्या होता है? चतुर्थ प्लस अंशः। क्या हो जाएगा? चतुर्थ प्लस अंशः, यानी चौथा अंश। क्या हो जाएगा? चौथा अंश। चतुर्थ अंश को यानी चौथे भाग को पाद पाद ज्ञेय समझना चाहिए, समझना चाहिए। ज्ञा धातु के साथ में यत प्रत्यय जोड़ता है तो क्या बनता है? ज्ञेय रूप बनता है। तो ज्ञेय पाद चतुर्थांश अर्थात पद्य या श्लोक के प्रत्येक चतुर्थांश को पाद या चरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाद या चरण कह दिया जाता है। किसको? प्रत्येक श्लोक के चौथे भाग को। किसको भैया? प्रत्येक श्लोक के चौथे भाग को पाद या चरण कह दिया जाता है। प्रथम एवं तृतीय पाद, प्रथम एवं तृतीय पाद विषम पाद होते हैं और विषम को क्या कहा जाता है? अयुक्त कहा जाता है। विषम को क्या कहा जाता है? अयुक्त कहा जाता है। जबकि प्रथम एवं तृतीय पाद विषम पाद होते हैं, अयुक्त कहा जाता है। और द्वितीय और चतुर्थ, दूसरा और जो चतुर्थ चरण होते हैं वो क्या कहते हैं? सम होते हैं। और जो सम चरण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? युक्त कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? युक्त कहा जाता है। तो बिल्कुल ज्ञेय पाद चतुर्थांश है, यानी श्लोक का जो चौथा हिस्सा होता है उस चौथे हिस्से को क्या कहा जाता है? पाद या चरण कह दिया जाता है। इसमें से आप अच्छी तरीके से जानते हैं, देखिए हमारे श्लोक में सामान्य रूप में देखा जाए तो ये 4 चरण हो गए। ठीक है, ये कौन सा चरण हो गया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यही हुए चारों चरण। साथ के साथ इसमें से जो पहला और तीसरा चरण है ये तो कौन से कहलाते हैं? विषम। और विषम को ही हम क्या कह रहे हैं भैया? विषम को हम कह रहे हैं अयुक्त। इसके साथ साथ इसका जो दूसरा और चौथा चरण है ये कौन से कहलाते हैं? सम कहलाते हैं। और इस सम को ही हम क्या कह देते हैं? युक्त। अब ये डायग्राम बनाने मत लग जाना, ये केवल समझाने के लिए बनाया मैंने, विषम या युक्त। तो पहला और तीसरा विषम होता है जो अयुक्त कहलाता है, दूसरा और चौथा सम होता है जिसको क्या कहा जाता है? युक्त कह दिया जाता है। दूसरा और चौथा सम चरण होता है जिसको क्या कहा जाता है? युक्त कहा जाता है। तो क्या कहा? ज्ञेय पाद चतुर्थांश, यानी श्लोक का जो चौथा अंश होता है, चौथा हिस्सा होता है, उसको ही क्या कहा जाता है? पाद या चरण कह दिया जाता है। नोटेड? उसको पाद या चरण कह दिया जाता है। ज्ञेय पाद चतुर्थांश। चले अब इसी को एक श्लोक के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, एक एक चीज समझा रहा हूं, हर चीज लिखने की नहीं होती है, कुछ चीजें किसकी होती हैं? समझने की भी होती हैं। ठीक है, तो जैसे आपके सामने एक श्लोक है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। बहुत काम की चीजें समझा रहा हूं। कई बार क्या करते हैं हम? वर्ण गिनते हैं और वर्ण गिन के छंद का निर्धारण कर देते हैं। अब ये तक नहीं देखते कि चरण पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, 2 चरण तो नहीं मिल गए। इसलिए एक एक छोटी से छोटी चीज को आपको ध्यान में रखना है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। खूब पढ़ा हुआ श्लोक है। आमतौर पर श्लोक ऐसे ही आते हैं। ठीक है, इसमें ये जो आपका चरण है वो कौन सा है? प्रथम है।
और प्रथम है तो इसको क्या कहोगे, अयुक्त कहेंगे। प्रथम है तो इसको क्या कहेंगे, अयुक्त है। ये कौन सा चरण हो गया, ये द्वितीय हो गया, और द्वितीय है तो इसको क्या कहेंगे, युक्त कहेंगे। ये कौन सा हो गया, तृतीय चरण हो गया, और तृतीय है तो विषम हो गया। विषम है तो फिर से क्या हो जाएगा, अयुक्त हो जाएगा। विषम है तो फिर से क्या हो जाएगा, अयुक्त हो जाएगा। और चतुर्थ चरण सम है, चतुर्थ चरण सम है तो ये वापस से क्या हो जाएगा, युक्त हो जाएगा। युक्त हो जाएगा, वापस से क्या हो जाता है, युक्त हो जाता है। यानी कि जो अयुक्त होंगे वो दोनों चरण तो कैसे होंगे, विषम पाद होंगे। अयुक्त होंगे वो दोनों के दोनों कौन से होंगे, विषम पाद या विषम चरण होंगे। और जो युक्त होंगे वो दोनों के दोनों क्या होंगे, समपाद या समचरण कहलाते हैं। समपाद या समचरण कहलाते हैं। अब यहां समझने वाली चीज क्या है, समझने वाली चीज ये है कि जब हमारा एक पूर्ण विराम आ जाए, आपको पता है इस श्लोक में 2 ही बार पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जब एक पूर्ण विराम आ जाए तो चरण कितने हो गए, 2 पूरे हो जाते हैं। जब एक पूर्ण विराम आ जाता है तो कितने चरण पूरे हो जाते हैं, 2। और जब डबल पूर्ण विराम आ जाए तो इसका मतलब चौथा चरण आपका यहां कंप्लीट हो जाता है। अगर हमारा श्लोक इसी रूप में है तो हम सहज रूप में पहचान लेते हैं कि हमारा चरण या पाद कहां पूरा, पता है पंक्ति पूरी हो गई मतलब चरण पूरा हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है, श्लोक 4 लाइन की जगह 2 लाइन में आ जाता है। कई बार क्या होता है, यही श्लोक है 4 लाइन की जगह 2 लाइन में आएगा। अब अगर 2 लाइन में आता है, जैसे यह श्लोक है, दोनों चीजें आपके सामने, एक ही श्लोक के दोनों रूप आपके सामने हैं। यहां पर तो अपने को खूब दिख रहा है, कौन सा है, ये प्रथम पाद हो गया, फलंती नमंती फलिने वृक्षा, तो ये तो कौन सा हो गया, प्रथम पाद। ये कौन सा हो गया, द्वितीय पाद। ये कौन तीसरे नंबर पर हो गया, तृतीय पाद। और चौथे नंबर पर कौन सा हो गया, चतुर्थ पाद हो गया। चौथे नंबर पर कौन सा पाद हो गया, चतुर्थ पाद हो गया। तो यहां तो आसानी से पहचान लेंगे। लेकिन 2 लाइन का श्लोक होता है, उस समय आपको कई बार क्या होता है, हमें 2 लाइन का श्लोक दिया, मैं आपको बताता हूं गलती क्या होती है। 2 लाइन का श्लोक दिया, हम क्या करेंगे, हम तो बहादुर पुरुष हैं, यहां तक के वर्ण गिनेंगे। एक लाइन में अगर संयोग से 21 बैठ गए तो बेधड़क कौन सा छंद कर देंगे, सृग धरा। 21 वर्ण बनते ही कौन सा छंद कर दोगे, सृग धरा। लेकिन हम ये भूल जाएंगे कि 21 वर्ण वहां हो रहे हैं जहां एक पूर्ण विराम आ गया, और एक पूर्ण विराम का मतलब 2 चरण हो गए। कितने चरण हो गए, 2 चरण। तो वर्ण गिनने से पहले इस पूर्ण विराम का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ये गलती नहीं करनी है। अब ऐसे छंद में अपने पाद या चरण का कैसे पता लगाएंगे, तो ऐसे छंद में चरण इस स्थिति में क्या करना है, साफ दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, हम इस पूरी पंक्ति के वर्ण गिनेंगे। ठीक है, पूरी पंक्ति के वर्ण गिन करके क्या करेंगे, आधा कर देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 2 चरण मिले, और 2 चरण में मिलकर कितने हो रहे हैं, 2 चरण में मिलकर के 16 वर्ण हो रहे हैं। इसका मतलब यहां पर आपका ये आधा आधा कर दो, तो ये तो कौन सा हो गया, प्रथम पाद, और ये कौन सा हो जाएगा, द्वितीय पाद हो जाता है। ये कौन सा हो जाता है, द्वितीय पाद हो जाता है। इसी तरीके से शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च आ जाइए, यहां पर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, अनुष्टुप का उदाहरण है। तो ये कौन सा हो गया, ये आपका तृतीय पाद हो गया, और ये आपका कौन सा हो गया, चतुर्थ पाद हो गया। कई बार बच्चे ऐसे प्रश्न लेकर के आते हैं, जो ऑफलाइन वाले विद्यार्थी होते हैं ना, वो क्या करेंगे, ऐसे ही श्लोक दे रखा था, पूरी पंक्ति में लाइन गिरी, वर्ण हो गए 16। अब बच्चा माथा पकड़ रहा है, यार 16 वर्णों वाला तो कोई छंद मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं, गुरुजी ये कहां से आ गया, देखना है इसमें कौन सा वर्ण गलत है। क्या हुआ भाई, 16 वर्ण बैठ रहे हैं एक लाइन में, एक चरण में, लाइन नहीं एक चरण में 16 वर्ण बैठ रहे हैं। तो अब उस बावड़े को कौन समझाए कि यहां चरण एक नहीं है, चरण कितने हो गए, 2 हो गए। चरण कितने हो गए, 2। तो ये आपको छोटी सी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि 2 लाइन का श्लोक है, यानी एक पूर्ण विराम आ गया तो चरण आपका 2 पूरे हो गए। कोई भी एनी श्लोक, आपको कोई भी श्लोक हो, हर श्लोक में 2 बार पूर्ण विराम का प्रयोग होता है।
एक बार सिंगल का और दूसरी बार डबल का। जब सिंगल आ रहा है वहां, ये देखो सिंगल यहां आया तो इसका मतलब कितने चरण पूरे हो गए, 2। डबल यहां आया तो अगले 2 चरण पूरे हो गए, यानी चारों पूरे हो जाते हैं। तो इस तरीके से किसका निर्धारण किया जाता है, इस तरीके से पाद का निर्धारण किया जाता है। अगर 4 लाइन का है तो सहज रूप में दिख रहा है, 2 लाइन का है तो आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, वर्णों को गिन करके उनको आधा आधा आपको करना पड़ेगा, वर्णों को गिनना पड़ेगा और आधा आधा करना पड़ेगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। जैसे ये रहा, ये एक एग्जाम्पल में आपको परीक्षा में आया ये श्लोक, और देखते ही बच्चे ने क्या किया, 4 लाइनें, कितनी लाइनें भाई, 4 लाइनें, इसका मतलब कितने चरण हो गए, 4 चरण। अब बच्चे ने क्या किया फट से, क्योंकि बहादुर बच्चे होते हैं, वर्ण गिनेंगे, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 वर्ण हो गए, और उसका सवर नहीं आया। बोले यार 22 नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, क्योंकि 22 वर्णों वाला तो कोई छंद है ही नहीं। उसने क्या किया, जब बच्चा एक लाइन में कंफ्यूज होता है तो दूसरे वाली पे जाता है, बोले साहब एक और गिन के देखता हूं, चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, इसमें भी कितने हो गए, 22 वर्ण आ गए। अब ऑप्शन में अगर एक विकल्प हो, इनमें से कोई नहीं, तो वो वाला चिपका देगा, नहीं तो फिर क्या करेगा, अरे एक आध वर्ण की गलती हो रही होगी, 21 वर्ण वाला कौन सा है, स्रग दराई है, 21 वर्ण वाला कौन सा है, स्रग दराई है। वो ये भूल जाता है क्योंकि वो नादान बालक है। कैसा बालक है, नादान बालक है। और नादान बालक क्या करते हैं, ये भूल जाते हैं कि एक पूर्ण विराम आ गया, इसका मतलब कितने चरण पूरे हो चुके हैं, 2 चरण हो गए। तो ये जो 22 हो रहे हैं ना, ये एक चरण में नहीं है, 2 चरण में है, इसका मतलब ये 11 + 11 है। इस और छंद कौन सा होगा, फिर 11 वर्णों वाला छंद होगा, ना कि 22 वर्णों वाला। अगर 21 बैठ जाए ना, तो सच बता रहा हूं, वियोगनी में बैठते हैं, पहली लाइन में 21 बैठते हैं वियोगनी में, ठीक है, और दूसरी लाइन में 22 बैठते हैं। हम तो पहली, अब ऐसी गलती होगी, वियोगनी छंद क्या है, विषमृत छंद है, उसमें पहली पंक्ति में 10 और 11 इस तरीके से होते हैं। तो 2 चरण अगर एक साथ आ गए ना, पहले में 10 होते हैं, दूसरे में 11 होते हैं, तीसरे में 10 होते हैं, चौथे में 11 होते हैं, तो 11 और 10 कितने हो गए, 21। अब अगर 2 लाइन में वियोगनी छंद का उदाहरण दे दिया तो 21 गिनते ही भाई क्या करेगा, भाई नहीं, बुआ जी भी यही करने वाली हैं, पक्की बात है कि सीधा क्या करेंगे, 21 कर देंगे। 21 वर्ण है तो स्रग धरा कर देंगे, बिल्कुल नहीं करना है, ये पूर्ण विराम पर ध्यान देना है। इसका मतलब 2 चरण, ये भी पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम और ये डबल पूर्ण विराम, इसका मतलब ये 2 श्लोक हैं, 2 श्लोक हैं, तो 4 चरण इसके हैं और 4 चरण इसके, दोनों अलग अलग हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। ये बड़ी क्योंकि हम तो 4 लाइन देखते ही क्या होते हैं, ओ हो गई गुरुजी मौज है आपके, तो सही है वो मारो 21 वर्णा को चो मैं तो सही करा रहा हूँ, चिपकाया हो सिरक दरा सबसू बड़ो छे, वाम का जरूरत है, गणा की भी जरूरत को नहीं, माम तो मतलब सॉरी गण गिनने की भी जरूरत नहीं है, सीधा क्या लगा दिया, उत्तर लगा दिया। तो ऐसी गलती आप लोग करने वाले नहीं हो, समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये लिखने की चीजें नहीं है, ये केवल किसकी है, समझने की है, कि आपको इन चीजों को भी ध्यान में रखना है। तो फटाफट से एक बार कमेंट करें और मुझे बताएं कि गण यानी सॉरी पाद और चरण की कंफ्यूजन अब तो नहीं होगी ना। अगर 4 लाइन का श्लोक है, 4 लाइन का श्लोक किस रूप में होना चाहिए, इस रूप में, जब एक पूर्ण विराम यहां आ रहा है, 2 डबल पूर्ण विराम चौथी लाइन में आ रहे हैं, तब तो स्पष्ट हो ही गया। अगर 2 लाइन का श्लोक है तो जहां एक पूर्ण विराम आ रहा है वहां 2 चरण पूरे हो चुके हैं, और जहां डबल पूर्ण विराम आ रहा है वहां अगले 2 चरण पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो और इसी तरीके से डबल श्लोक भी आ सकता है। तो केवल अंधानुकरण मत करना कि भाई ठीक है वर्ण गिनो, थोड़ा सा अपनी नजर को लेफ्ट राइट भी करते रहना, क्योंकि कई बार क्या होते हैं एक लकीर के फकीर हम बन जाते हैं, तो वहां गड़बड़ होने की संज्ञा रहती है। चलिए अब आइए बात करते हैं किसकी, यति की। बहुत महत्वपूर्ण 2 प्रश्न मिलेंगे आपको यति से जुड़े हुए परीक्षा में। कितने प्रश्न मिलेंगे, 2 प्रश्न आपको यति से जुड़े हुए आपकी परीक्षा में मिल जाएंगे। तो पहले किसे कहते हैं, पद्य के उच्चारण में, पद्य मतलब श्लोक, पद्य यानी नोट करिए, पद्य के उच्चारण में श्वास लेने हेतु क्षण भर रुकने की व्यवस्थित स्थान को क्या कहा जाता है, यति। और यही छंद शास्त्र का नियम है कि छंद में आप क्या करते हो, कहीं भी नहीं रुक सकते,
कहीं भी ये नहीं जच्चे जहां सांस ले ली, जच्चे जहां रुक गई, नहीं। जिस छंद में जहां यति दी गई है आपको उस छंद का उच्चारण करते समय वहीं विराम करना है, आपको वहीं पर विराम करना है, वहीं पर विराम करना है। तो पद्य के उच्चारण में क्षण भर रुकने का व्यवस्थित स्थान क्या कहलाता है? यति कहलाता है, यति। और यति का ही दूसरा नाम क्या है? विराम है। यति का ही दूसरा नाम क्या है? विराम है। यहां इस जगह पे एक पंक्ति लिखेंगे, लिखें, छंद के लक्षण में यति के सांकेतिक शब्द को, यानी जिस शब्द से किसका संकेत दिया जा रहा है? यति का संकेत दिया जा रहा है, सांकेतिक शब्द को तृतीया विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। यानी जो सांकेतिक शब्द होगा यति के लिए वो कौन सी विभक्ति में आएगा? तृतीया में आएगा। जैसे आता है रतई रुद्रई छिन्ना, तो रथई और रुद्रई दोनों किस में आते हैं? तृतीया में आते हैं। छंद के लक्षण में यति का स्थान बताने के लिए संख्या शब्दों का प्रयोग नहीं होता, बल्कि उनके स्थान पर किसका होता है? सांकेतिक शब्दों का प्रयोग होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। क्षण भर रुकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यति। अब जितने भी आपके छंद है ना, उन सभी में मैं क्या करूंगा? आपको यति बताता हुआ जाऊंगा। सभी में क्या करते हुए जाएंगे भैया? यति बताते हुए चले जाएंगे, जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो। कहां यति है? अब किस किस के लिए किस किस का प्रयोग, मतलब कौन कौन से संख्या के लिए कौन कौन से सांकेतिक शब्द का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल, चलिए नोट करिए, समझिए। इधर संख्याएं दी हुई हैं और इधर क्या दिया हुआ है? सांकेतिक शब्द। सांकेतिक शब्द, हालांकि 1 से 12 तक जो संकेत शब्द प्रयुक्त होते हैं वो मैंने लिखे हैं, फिर भी आपको केवल वही याद रखने हैं जो छंद के लक्षण में आते हैं। अनावश्यक को रटने की कोशिश मत करना, ठीक है। देखिए, अगर एक संख्या के लिए क्या आता है? पृथ्वी और युगल। पृथ्वी और युगल क्या है? एक एक ही होते हैं दोनों। पृथ्वी और चंद्रमा, सॉरी, युगल तो 2 होता है ना, जोड़ा। किसका? हंस और हंसनी का, मोर और मोरनी का, चोर और चोरनी का, जोड़े होते हैं। प्रेमी और प्रेमिका का, इसका और उसका, ठीक है, जोड़े होते हैं। युगल का मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है। तो 2 के लिए किसका प्रयोग किया? युगल, पक्ष और नेत्र। क्योंकि युगल मतलब जोड़ा, पक्ष भी 2 होते हैं ना, शुक्ल पक्ष वगैरह, ऐसी आंखें भी 2 ही होती हैं। अब भगवान जी की 3 है वो अलग बात है, बाकी अपनी तो 2 ही है ना। आजकल तीसरी आंख और चली है, एक कौन सी? व्हाट्सएप वाली, मोबाइल वाली, वो भी काफी कुछ देखती है, पर अभी आई नहीं है इनमें। तीसरा गुण। गुण कितने होते हैं? 3। अग्नि भी कितनी होती है? 3 ही होती है। तो 3 शब्द के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? 3 संख्या के लिए गुण और अग्नि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से 4 के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 4 के लिए एक तो इसको याद रखना है, सबसे पहली बात वेद। वेद आपको याद रखना है। किसको याद रखना है? वेद आपको याद, मैं अंडरलाइन कर दूंगा, उनको आपको विशेष रूप से याद करना है। वेद, वेद 4 होते हैं, वर्ण भी 4 होते हैं,
युग भी 4 होते हैं और आश्रम भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसके साथ साथ एक शब्द और लिख लो यहां पर, कौन सा, अंबुधि। सागर भी कितने, 4 है, अंबुधि। ये सभी शब्द किसके लिए आते हैं, 4। तो इनमें से आपके लिए लक्षण में जो आते हैं वो 2 आ जाएंगे, कौन कौन से, अंबुधि और वेद। ठीक है, मातौ गौ तेज शालिनी वेद लोकई, यानी शालिनी में वेद आता है, वेद मतलब 4 है। और अंबुधि किस में आता है, मंदा क्रांता अंबुधि रसन गैर मो बनौतौ गयुग्मम, यानी मंदा क्रांता में अंबुधि शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक, 5 शर इंद्रिय, न लगा लेना यहां पर, नहीं तो ये डॉट लगा लो, इंद्रिय भूत और तत्व, ये सभी किसके लिए आते हैं, 5 के लिए आते हैं। किसके लिए, 5 के लिए। नेक्स्ट, शास्त्र रस और ऋतु, रस आएगा 6, रस 6 के लिए, या तो एक जगह सट का ही प्रयोग हुआ है 6 के लिए, सट वेदैर हयैर हरिणी मता, हरिणी छंद में। तो रस अगर आएगा छंद के लक्षण में तो इसका मतलब किसका संकेत दे रहा है, वो 6 संख्या का, यानी 6 संख्या के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, 6 संख्या के लिए रस का प्रयोग किया जाता है। तो अब तक आपको ध्यान रखने कौन कौन से, सबसे पहली बात तो क्या कहा था, वेद, वेद के साथ साथ अंबुधि, अंबुधि के बाद में आइए कहां, रस। इनको आपको विशेष रूप से ध्यान रख लेना है क्योंकि यही है आपके लक्षण में। ठीक है, ज्यादातर जो आते हैं। चलें भाई आगे। नंबर 7 अश्व, बिल्कुल आएगा। मुनि, त्रिमुनि यतियुता सर्गधरा तीर्थितेयम, मुनि मतलब 7। लोक, ये भी आता है, और इसके साथ साथ में एक और लिख लो, नग, नग का मतलब होता है पर्वत, ये भी कितने, 7 ही हैं, ये भी कितने, 7 हैं। तो कौन कौन से याद रखने, अश्व आ जाए तो यति कितने पर है, 7 पर, मुनि आ जाए तो यति कितने पर है, 7 पर, और नग आ जाता है तब भी यति कितने पर होगी, 7 पर होगी। रेखा नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, रेखा ज्यादा कुछ तो हुआ नहीं है, बस यही है। हमने अभी क्या बताया था भाई, हमने पाद की चर्चा की थी, उसके बाद में तो सांकेतिक शब्दों की चर्चा कर रहे हैं। पाद या चरण के बारे में ही हमने इससे पहले चर्चा की थी। लोक भी आएगा, इसको भी कर लो। नन्मय युतेयम मालिनी भोग लोकई, लोक मतलब 7। अश्व आ जाए लक्षण में 7 पर यति है, मुनि लोक या नग आ जाए तो कितने पर यति है, 7 पर यति। और यति का मतलब क्या होता है, विराम, सांस लेने के लिए क्षण भर रुकना क्या कहलाता है, यति कहलाता है। नेक्स्ट 9 8 वसुयाम सिद्धि और भोग, इसमें आपको कौन सा शब्द याद रखना है, भोग। भोग, मालिनी भोग लोकई, मालिनी भोग लोकई, तो भोग कितने होते हैं, 8 भोग होते हैं भाई। नेक्स्ट 9 संख्या के लिए आता है ग्रह द्रव्य और निधि, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, 8 सिद्धियां होती हैं और नव कितनी होती हैं, निधियां होती हैं। तो निधि 10 के लिए आता है दिशा और अवतार, 10 के लिए दिशा और अवतार। 11 बिल्कुल याद रखना, रसई रुद्रई छिन्ना यमन सब लागे शिखरणी, यानी कि रुद्र शब्द आए तो इसका मतलब यति किस पर है, 11 पर यति है। किस पर यति है, 11 पर। और सूर्य अगर आ जाता है तो इसका मतलब यति कितने पर हो रही है, 12 पर हो रही है। सूर्या स्वैर्य दिमय सजो सतत का शार्दूल विक्रीडतम। तो इस तरीके से आपके किसका प्रोग्राम है, यति का विधान किया गया है छंद शास्त्र में। ठीक, जितने मैंने अंडरलाइन किए हैं उतने ही याद करना, फालतू याद करने के करके अपने देह और शरीर को यानी मन को अनावश्यक तनाव और तकलीफ नहीं देनी है। ठीक है, क्योंकि यही आएंगे और इतनी बार हम वहां भी तो इनको पढ़ेंगे ना लक्षण में। तो इस तरीके से मित्रों छंद शास्त्र में क्या किया गया है, यति के लिए सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। किसके लिए, यति के लिए सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। चलें भाई
आइए, यति हो गया, कोई दिक्कत, याद रख लेना बिल्कुल एक एक चीज को। अब आगे बढ़ रहे हैं और अब बात करते हैं किसकी, गण परिचय, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। गण परिचय क्या, आप अच्छी तरह जानते हैं कि छंद निर्धारण केवल वर्ण गिन करके नहीं हो सकता, अनुष्टुप में वर्ण गिन के काम चल जाएगा, बाकी कहीं भी नहीं चलता है। तो सब जगह किसका निर्धारण किया जाता है, गणों का निर्धारण किया जाता है। किसका निर्धारण किया जाता है, गणों का निर्धारण किया जाता है। और जब गणों का निर्धारण करते हैं तो उस समय तीन वर्णों के पूर्ण समूह को, यानी पूरा समूह बनना चाहिए। और तीन भी कैसे वर्ण होने चाहिए, पूरे वर्ण होने चाहिए। तो अगर इसको हम यूं कहें, तीन पूर्ण वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गण। तीन वर्णों का जो समूह होगा उसको क्या कहा जाता है, गण कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, गण। कैसे आते हैं भरत, चिंता मत करो, लक्षण में आएगा, मैं बताऊंगा वहां पर। जैसे प्रश्न आ जाता है, सरगदरा छंदसी यति भवती कहां होती है, तो अब आप यति बताना, तो सात 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 पर होती है 3 बार, लेकिन सात के लिए वहां सात शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि किसका किया गया है, मुनि शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका किया गया है, मुनि शब्द का प्रयोग किया गया है। गण निर्धारण में अगला पॉइंट आपने लिखा, अगला पॉइंट, गण निर्धारण में 3 पूर्ण वर्णों को गिना जाता है, हलंत या आधे वर्ण को नहीं। हलंत या आधे वर्ण को नहीं गिना जाएगा। यानी जिस पर, सीधी सी बात है कि जिस पर हम मात्रा लगाएंगे उसी वर्ण को आप गिनोगे, आधे या हलंत वर्ण को नहीं गिना जाता है। जिस पर आप मात्रा लगाओगे उसी वर्ण को छंद निर्धारण में गिना जाता है, आधे या हलंत वर्ण को नहीं गिना जाता है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको सूत्र याद है, याद है क्या? वैसे छंद तो ऐसा टॉपिक है, गुरुजी थे तो चाल वादे सब याद से मान तो है। हाँ बिल्कुल, छंद ऐसा टॉपिक है, पर अब नहीं कराता ना तो तुम लोग पता है क्या कहते हैं, गुरुजी छंद नहीं कराया आपने। बाकी मुझे पता है छंद आप सबको आता है, इसको आप गलत तो करने वाले हो नहीं, हो क्या? नहीं, चलो नोटेड। तो 3 वर्णों का समूह आए क्या कहलाता है, गण। और लेकिन तीनों वर्ण कैसे होने चाहिए, पूर्ण वर्ण होने चाहिए। रस्व दीर्घ से मतलब नहीं है, रस्व चाहे दीर्घ सारे हो सकते हैं, लेकिन आधा या हलंत वर्ण नहीं होना चाहिए, उसको नहीं गिना जाता है, उसको नहीं गिना जाता है। कैसे? तो ये रहा गण निर्धारण का सूत्र, नोट करिए, यमाता राजभान सलगम। कौन सा सूत्र है, यमाता राजभान सलगम। रेखा तिवारी ने भी लिख दिया, यमाता राजभान सलगम जो सूत्र है, इससे क्या किया जाता है, इससे ही गण बनाए जाते हैं। यमाता राजभान सलगम से 3 पूर्ण वर्ण, क्या कहा, इन्हीं में से। अब कैसे बनेंगे, सबसे जो पहला वर्ण होगा उससे तो गण का नाम हो गया, यह आ रहा है तो यह के साथ गण जोड़ो, क्या बन गया, यगण। और पहली 3 मात्राएं इस यगण के रूप में लेंगे, तो मात्राएं इसके ऊपर लगा लेते हैं, बोलो, लघु गुरु 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 लघु गुरु लघु 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 और गुरु, इसी तरीके से बनेंगे। तो बिल्कुल, तो गण का नाम क्या हो गया, या से बना यगण। अब यगण मतलब 3 वर्णों का समूह, तो अगली जो 3 मात्राएं हैं वो किस में आ जाएंगी, यगण में आ जाएंगी। और यगण में आई तो मात्राएं कौन कौन सी आ गई, लघु गुरु और गुरु हो गई, लघु गुरु और गुरु हो गई। इसके बाद में अब यगण में 3 वर्ण हो गए, तो अगला वर्ण बनाना है। अब कहां से लेंगे, अगला गण म से लेंगे, और म से लेंगे तो गण का नाम क्या हो जाएगा, मगण हो जाएगा। गण का नाम क्या हो जाएगा, मगण। और म से बनाया तो 3 मात्राएं ले लो, मा ता रा, यानी तीनों मात्राएं कैसी आ रही हैं, गुरु गुरु गुरु, कैसी आ रही हैं, गुरु 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 आ रही हैं। इसके बाद में आपको अगला गण बनाना है,
अगला गण बनाना है तो म के बाद में क्या आ रहा है, तय, तो तय से बनाओ कहां तक, राराज। तय से गण का नाम दिया तो हमारा गण क्या हो गया, तगण। अब मात्राएं देखो, गुरु गुरु लघु आ रही हैं, कैसी आ रही हैं, गुरु गुरु लघु के रूप में मात्राएं आ रही हैं। किसके रूप में आ रही है भाई, गुरु गुरु लघु के रूप में आपकी मात्राएं आ रही हैं। इसके बाद में आइए, अब ताराज के बाद में कहां से करें, र से शुरू करते हैं, राज भा। रे से गण का नाम दिया तो गण कौन सा हो गया, रगण, और मात्राएं क्या हो गई, राज भा, यानी कि गुरु लघु और गुरु क्या हो जाएंगे, गुरु 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 लघु गुरु। बिल्कुल भैया सत्येंद्र, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक नंबर चुन चुन के लाओगे तभी जीवन सफल होगा। बिल्कुल, ये रगण हो गया। रगण के बाद आइए अगले गण को बनाते हैं, तो अगला गण कौन सा हो जाएगा आपका, अगला गण ज से बनाते हैं, क्या बन गया, जगण बन गया। अगला गण जैसे बनाया कौन सा बन गया, जगण बन गया। और जगण का मतलब मात्राएं क्या हुई, जय भान, यानी लघु गुरु लघु हो गई, कौन सी हो गई, लघु गुरु लघु हो गई। अब अगला कहां से किया, भा से किया, तो गण का नाम क्या हो गया, भगण हो गया, और मात्राएं क्या हो गई, भानस, गुरु लघु लघु हो गई। उसके बाद में आइए अगला गण न से बनाया तो नगण हो गया, गण का नाम क्या हो गया, नगण हो गया, और मात्राएं क्या हो गई, लघु लघु लघु। ये देखिए न सल, तीनों मात्राएं कैसी आ रही हैं, लघु 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 आ रही हैं। अगला गण हमने कौन सा बनाया, अगला गण हमने बनाया स से, सलगम, यानी कौन सा गण बनाया, सगण बनाया। क्या बनाया, सगण, और मात्राएं क्या हो गई, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु। अब हमने कहा था कि अब आप अगला गण कौन सा बनाएंगे, अगला गण बनता ल से, लेकिन ल और ग दो ही वर्ण रह गए, और वर्ण कितने चाहिए, तीन, वर्ण कितने चाहिए, तीन। तो इसका मतलब हम क्या कर लेते हैं, ये जो ल आ रहा है इसका मतलब तो क्या हो जाता है, लघु आ जाता है, और इसके बाद में जो ग आ रहा है इस ग का मतलब क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है। तो इस तरीके से सूत्र ये रहा, लघु को ल से व्यक्त किया जाता है, इस ल का मतलब क्या है, इस ल का मतलब हो गया लघु, और ग का मतलब क्या हो गया, गुरु हो गया। लघु को ल से और गुरु को ग से व्यक्त किया जाता है। यहां मत लिखिएगा, इसको लिख लिए हो, चलो बहुत अच्छी बात है, लिख लिए हो, तो नहीं लिखे हो तो यहां नहीं लिखना है, अगले पेज पर इसको नोट डाउन करेंगे, यहां मैंने आपको समझाया है, ठीक है। चलें अब यहां इसी चीज को वापस दोहरा रहा हूं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ में। बिल्कुल, आइए, लिख लियो तो भी कोई नहीं, इस सारणी के रूप में आप इसको लिखोगे, किसके रूप में, सारणी के रूप में आप इसको लिखेंगे। सबसे पहले गण कौन सा बनाया, तो य से हमने कौन सा गण बनाया था, य से बनाया हमने यगण, और यगण में कौन से वर्ण आ रहे थे, यमाता, कौन से आ रहे थे, यमाता। मात्राएं कौन सी हो गई, लघु गुरु गुरु। अब कैसा कहलाएगा, यानी इनकी भी अपनी एक पहचान होती है, लघु और गुरु के रूप में। अब इसमें दो मात्राएं तो कैसी हैं, गुरु हैं, और एक मात्रा कैसी है, लघु। तो जो एक मात्रा होगी ना उससे पहचान होगी, तो ये कहलाएगा आपका आदि लघु गण। क्या कहलाएगा, आदि लघु, क्योंकि अंत में तो कैसे हैं, अंत में तो दोनों गुरु हैं, तो दो से तो पहचान हो नहीं सकती, एक से पहचान होगी, और एक से पहचान होगी तो क्या कहलाएगा, आदि लघु गण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आदि लघु गण कहलाता है। बीवी का मतलब बीवी नहीं है, बीवी का मतलब विशिष्ट विवरण, बीवी का मतलब है विशिष्ट विवरण। बिल्कुल, बोर्ड पे बीवी का क्या काम, बिल्कुल। आइए इसी तरीके से अब एक एक गण जो आप पहले बना चुके हो, अगला गण म से बनाया, तो म से आपका गण कौन सा हो गया, मगण। वर्ण कौन से हुए, माता रा। अब इसकी मात्राएं लगाएंगे तो तीनों कैसी आ गई, गुरु आ गई, तीनों कैसी आ गई, गुरु आ गई। इसका मतलब कैसा कहलाओगे, तो बताओ भाई, तीनों गुरु हैं तो या तो त्रिगुरु कह दो या फिर सर्वगुरु कह दो, या तो हम इसको कहते हैं क्या, त्रिगुरु, या फिर क्या कह सकते हो आप इसको,
सर्वगुरुगण भी कह सकते हो। भाई त्रिगुरु आ जाता है परीक्षा में, त्रिगुरु गुण कह, त्रिगुरुगण, त्रिगुरुगण कौन सा है तो मगण हो जाएगा, त्रिगुणगण कौन सा हो जाएगा, मगण हो जाएगा। अगला गण आपके सामने है, अगला गण कौन सा है, तौ से बनाया, गण का नाम हुआ तगण, मात्राएं कौन सी हो गई, ताराज, मात्राएं कौन सी हो गई, ताराज, यानी कि गुरु गुरु लघु। अब कैसे पहचानोगे, शुरू में दो गुरु हैं, इससे तो पहचान होगी नहीं, अंत से होगी, और अंत से होगी तो कैसा कहलाएगा, अंत्य लघुगण। अब इनको रटना नहीं है भाई कि अंत्य लघु कौन सा होता है, आप तो मात्रा लगा करके देख लो, जो एक आ रही हो वो हो जाएगा, जो एक आ रही हो वो हो जाएगा, यही आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से आइए इधर अगला रगण, रगण, रगण का मतलब राजभा, मात्राएं कौन सी हो गई, गुरु लघु गुरु, कौन सी हो गई, गुरु लघु गुरु। अब पहचान कहां से होगी, मध्य में लघु आ रहा है, क्योंकि आगे पीछे तो गुरु है, मध्य में क्या है, लघु है, इसका मतलब ये कैसा गण कहलाएगा, ये आपका मध्य लघु गण कहलाएगा। कैसा गण कहलाएगा, मध्य लघु गण कहलाता है। चारों आपके सामने फटाफट से नोट करें, फिर अगले पेज पर चल रहे हैं। चारों को फटाफट से नोट करिए और उसके बाद में कहां चल रहे हैं, अगले पेज पर चल रहे हैं। हो गया भैया, चलिए अब अगले पेज पर चल रहे हैं। तो इसके बाद में वही लक्षण आपके सामने है ही, तो अगला गण पांचवें नंबर पर हम पहुंच चुके हैं। तो पांचवा गण हमारा कौन सा हो जाएगा, पांचवा गण हो गया हमारा जगण। क्या हो गया, जगण। जैसे शुरू करेंगे, वर्ण कौन से हो गए, जवान, कौन से हो गए, जवान। चिन्ह क्या हो गए, लघु गुरु लघु। अब नाम तो आप दे ही लोगे, क्या कहलाएगा, मध्य गुरुगण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मध्य गुरुगण। ये आपका कौन सा गण हो गया भैया, मध्य गुरुगण हो गया। कौन सा हो गया, मध्य गुरुगण। अर्चना जी आपका बेटा फोन मांग रहा है। बेटा अगर फोन मांगोगे ना तो हम आपको फोन में घुस करके पीट सकते हैं, कूट सकते हैं। गलत बात है, बच्चों को फोन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। खासकर तब जब अध्ययन कार्य चल रहा है, बच्चों को तो कभी फोन नहीं लेना चाहिए। आपकी आइज खराब हो सकती हैं, आपके कान खराब हो सकते हैं, यहां तक कि आपका मेंटली संतुलन भी खराब हो सकता है, क्योंकि बचपन से फोन देखने लग जाओगे तो फिर बड़े होकर के क्या देखोगे। चुप करो, फोन नहीं लेना है, नहीं तो मैं आखिर मारूंगा आप लोगों को। चलिए जवान, जगण। जगण के बाद आइए अगले गण पर चलते हैं। अगला गण जय के बाद में किससे बनेगा, भौ से। भौ से बनेगा तो आपका गण कौन सा हो गया, भगण। वर्ण कौन से हो जाएंगे, भानस। कौन से हो जाएंगे, भानस। और मात्राएं हो जाएंगी गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु के रूप में हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, आदि में गुरु आ रहा है। क्या आ रहा है, आदि में गुरु आ रहा है। तो इसकी पहचान किसके रूप में होगी, ये आपका आदि गुरुगण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आदि गुरुगण कहलाएगा, ठीक है। भगण के बाद में किस पे आओ, नौ से आ जाइए। भगण के बाद में किस पर आइए, नौ से आ जाइए। तो नौ से कौन सा गण हो गया, नौ से नगण हो गया। और नगण हो गया तो वर्ण कौन से आ रहे हैं, नसल। नसल यानी लघु लघु लघु। अब क्या कहोगे, या तो त्रिलघु कह दो, तीनों लघु हैं, या क्या कह दो, सर्वलघु कह दो। त्रिलघु या सर्वलघु, या तो आप इसको क्या कह सकते हो, त्रिलघु कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो, सर्वलघु, सर्वलघुगण।
और इसके बाद में आखिरी कौन सा रह गया, आखिरा नहीं सॉरी आखिरी कौन सा रह गया आपका, आखिरी आपका शगण रह गया। तो से बनाइए शगण, वर्ण कौन से आए, सलगम, म आधा है पूरा कर, हलंत म इसको बड़ा करेगा, यानी मात्रा कौन सी हो गई, लघु, लघु और गुरु। ये कौन सा कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा अंत्य गुरुगण। कौन सा कहलाएगा, अंत्य गुरुगण कहलाता है। चलो अच्छा है अर्चना, माना तो सही, तुम्हारा मान गया बहुत अच्छी बात है, मेरा तो मानता ही नहीं है। ये बच्चे कह रहे हैं इनके भी नहीं मानते, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ जिसके हैं नहीं उसके कहां से मानेंगे, ये बात भी सही है। क्लियर है बेटा। तो ये प्रश्न आजकल परीक्षा में पूछे जाने लगे हैं। आदि गुरुगण कौन सा है, मध्य लघुगण कौन सा है, अंत्य लघु कौन सा है, अंत्य गुरु कौन सा है, त्रिगुरु या सर्व गुरुगण कौन सा है। तो रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, यमाता राजवान सलगम को याद रखना है। फट से जब भी आ जाए क्या कर देना, जब भी आए मात्रा लगा दो, लघु गुरु 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 लघु गुरु लघु 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 गुरु, फट से क्या करो मात्रा लगा दो, आप अपने आप सारी चीजें बड़े आराम से पहचान सकते हो। ये हुआ आपका कौन सा, गण परिचय। अब अंत में बच जाते हैं ल और ग। मैं बता चुका हूं ल किसका आएगा, लघु का प्रतीक है, और ग किसका प्रतीक है, गुरु का। लघु मतलब ह्रस्व मात्रा रहेगी और गुरु मतलब दीर्घ मात्रा रहेगी। कैसी रहेगी, दीर्घ मात्रा रहती है। आइए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं किसके, छंद के भेदों की। हेडिंग डालिए, छंद के भेद। बेहद स्लो, धीमी गति से चल रहा हूं, लेकिन जैसे ही छंद पे आऊंगा ना मेरी गति अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी मैं प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूं, सारी चीजें सिखा के चल रहा हूं। उस समय सिखाऊंगा नहीं, उस समय पढ़ाऊंगा, इसलिए यही सीख लो जो भी सीखना है। छंद के भेद। मित्रों छंद के कितने भेद होते हैं, छंद के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भैया, छंद के दो भेद माने गए हैं। कौन कौन से, वैदिक और लौकिक। पहला वैदिक है और दूसरा कौन सा है, लौकिक है। वैदिक है और दूसरा कौन सा है, लौकिक छंद होता है। इस वैदिक छंद का मतलब क्या होता है, वैदिक छंद का मतलब है वैदिक साहित्य में प्रयुक्त। किस में प्रयुक्त भैया, ऐसे छंद जिनका कहां प्रयोग किया गया है, वैदिक साहित्य में जिनका प्रयोग किया गया है। जो आप सूक्तों में पढ़ रहे हो ना, त्रिष्टुप वगैरह, वो सारे यही है। वैदिक छंदों में प्रयुक्त छंद, प्रपुक्त नहीं है, ये य है, क्या है, प्रयुक्त है। वैदिक छंदों में प्रयुक्त छंद तो क्या कहलाते हैं, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त वैदिक छंद कहलाते हैं। जैसे वैदिक साहित्य में प्रयुक्त होने वाले, याद करो कौन कौन से छंद अब तक पढ़ चुके हो, जगती, गायत्री, त्रिष्टुप, पढ़े कि नहीं पढ़े, आदि, ये सभी क्या है, वैदिक छंद हैं। गायत्री कौन कौन से सूक्त में, याद है क्या, बताओ गायत्री कौन से सूक्त में, नहीं पता, बहुत अच्छी बात है, बताइए। प्रथम मंडल में गायत्री है, अग्नि और वरुण दोनों सूक्त में कौन सा है, गायत्री है। दोनों सूक्त में कौन सा है, गायत्री है। इसके अलावा इंद्र और विश्वदेवा दोनों में कौन सा है, त्रिष्टुप है। बचे कौन से, संज्ञान और कौन सा, पुरुष, दोनों में अनुष्टुप है। संज्ञान और पुरुष दोनों में अनुष्टुप है। ऐसे याद होनी चाहिए तब काम आएगा। लौकिक छंद का सीधा मतलब क्या है, लौकिक छंद का मतलब है लौकिक साहित्य में प्रयुक्त। कौन सा, अब लौकिक साहित्य कौन सा है, जो साहित्य हमारे और आपके द्वारा पढ़ा जा रहा है वो कौन सा साहित्य, लौकिक साहित्य है। लौकिक साहित्य में प्रयुक्त, कौन से साहित्य में भाई, लौकिक साहित्य में जो प्रयुक्त हुए हैं वो कौन से हैं, वो लौकिक छंद कहलाते हैं। वैदिक छंद, ये तो कौन से हो गए, वैदिक छंद, और ये कौन से हो गए, लौकिक छंद। यानी वर्तमान में जो छंद प्रचलित हैं वो कैसे हैं, हम आप जो सिलेबस में दे रखे हैं वो सभी लौकिक छंद हैं। जैसे कौन कौन से छंद हो गए, जैसे आपका हो गया अनुष्टुप, याद रखना, पर अनुष्टुप जो है वो प्रथम लौकिक छंद है। अनुष्टुप कैसा है, प्रथम लौकिक छंद है। और अनुष्टुप छंद के प्रणेता किसको माना जाता है, वाल्मीकि को। किसको, अनुष्टुप छंद का पहला प्रयोग जो किया है वो किसके द्वारा किया गया,
महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया रामायण में। हम रामायण पढ़ेंगे, अभी पढ़ी नहीं हमने, तो रामायण जब पढ़ोगे क्लास होगी तो उसमें आपको बताया जाएगा। अनुष्टुप मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अमगमः, याद है ना, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः वाला श्लोक जो है, बिल्कुल पहला श्लोक है अनुष्टुप छंद का। अनुष्टुप हो गया, इसके साथ साथ में कौन सा हो गया, इंद्र वज्रा हो गया, इसके साथ और भी खूब सारे हो सकते हैं, इंद्र वज्रा हो सकता है, वंशस्थ हो सकता है, मालिनी हो सकता है, कोई भी उठा करके देख लो, सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी आपके कौन से छंद हैं, लौकिक छंद है। कौन से छंद है भाई, लौकिक छंद है। बिल्कुल गणेश भैया, अग्नि और वरुण में ही है, कौन सा, गायत्री, लौकिक छंद। क्लियर, छंद के दो भेद। पुनः इस लौकिक छंद के फिर से भेद करेंगे। लौकिक छंद के फिर से दो भेद होते हैं, तो चाहे तो आप यहां ले लो, नहीं तो नेक्स्ट पे लेके चल रहा हूं, एक बार मैं यहां समझा रहा हूं, फिर अगले पे ले लेना, आप जैसे बनाओ। इस लौकिक छंद के फिर से कितने भेद होते हैं, इस लौकिक छंद के भैया फिर से दो भेद हो जाते हैं। उसी रूप में लेके चलना जैसे मैं चल रहा हूं। इस लौकिक छंद के दो भेद हो जाते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है जाति और दूसरा कौन सा होता है, वृत्त। कौन सा होता है, जाति और वृत्त। लौकिक छंद के फिर से दो भेद हो जाते हैं, कौन से, जाति और वृत्त। ठीक है, आप लोग एक बार समझ लो, आपको लगता है डायग्राम में लेके चलोगे, डायग्राम में लेके चलना, और आपको लगता है कि मैं वैसे लिख लूंगा तो वैसे लिख लेना। यानी इस लौकिक छंद के कितने भेद होंगे, दो भेद होंगे, जाति और वृत्त। रेखा कह रही है सर क्रौंच पक्षी को मारा था, बिल्कुल वाल्मीकि ऋषि वहां से जा रहे थे, कहां, तमसा नदी में स्नान करने जा रहे थे, रत्नाकर नाम था, तब तो वाल्मीकि कहां हुआ करते थे, रत्नाकर थे। तो उन्होंने क्या किया, वो जा रहे थे स्नान करने, तो रास्ते में देखा कि क्रौंच पक्षी जो था उनका जोड़ा था, जोड़ा भी होता रहता, युगल, इसका उसका जो जोड़ा होता है वही, तो उसमें से क्या किया, एक को किसने मार दिया, किसने मारा, एक शिकारी ने मार दिया, और उसको शाप दिया महर्षि वाल्मीकि ने। किसने, महर्षि वाल्मीकि ने शाप दे दिया कि जा, इस जन्म में तू प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि तुमने काम पीड़ित इन दोनों युगलों में से, काम पीड़ा में व्यस्त थे वो, काम क्रीड़ा में, तो काम पीड़ित जो है उस एक किसको मार डाला है, क्रौंच पक्षी को तूने मार डाला है, तुम इस जन्म में कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे। अब ये चीज किसने सुन ली, उधर ब्रह्मा जी ने सुन ली। अरे वाह, इतना अच्छा शाप, भाई शाप भी दिया लेकिन इतने शानदार अनुष्टुप छंद में। तो ब्रह्मा जी ने फिर क्या कहा, वाल्मीकि को प्रेरित किया, लाला भैया तू तो बहुत अच्छा श्लोक ज्ञात बनाता है यार, क्या कर, रामायण लिख, क्या, रामायण लिख। और उसके बाद में कौन आते हैं, नारद जी आते हैं, वाल्मीकि को रामायण की कथा सुनाते हैं, और लेखन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, वाल्मीकि के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में संपूर्ण रामायण किस में लिखी गई है, अनुष्टुप छंद में लिखी गई है। पर ताज्जुब की बात देखो कि हम छंद पढ़ते समय क्या पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं। वापस आ जाओ, कहाँ, छंद पे, रामायण की बात कहाँ करेंगे, रामायण में करेंगे। चलिए, तो लौकिक छंद के दो भेद होते हैं, कौन से, जाति और वृत्त, जाति और वृत्त के रूप में आइए। चलिए, तो ये रहे आपके दो भेद, जाति और वृत्त के रूप में। तो बिल्कुल इसको यूं समझिए आप, एक सेकंड, एक सेकंड, ओके, ये लीजिए साहब, हमने क्या कहा, हमने कहा था साहब लौकिक छंद, ये इसी के दो भेद किए हैं ना भैया, लौकिक छंद। देखो भाषा के बजाय थोड़ा सा अगर पैटर्न पे चलो तो चीजें अच्छी समझ में आती है, इसकी समझ में भी आती है। तो अगर किस पे चला जाए, पैटर्न पे चला जाए, तो लौकिक छंद के हमने दो वर्ड किए, किस, कौन कौन से, नंबर एक तो किया कौन सा, जाति, और दूसरा कौन सा किया, वृत्त। क्या किया, जाति और वृत्त। समझ लेना, एक एक चीज बड़े काम की है, ठीक है, जाति और वृत्त। इस जाति का मतलब क्या निकला, इस जाति का मतलब है जहां छंद का निर्धारण किसके आधार पर होता है, मात्रा गिन करके, भाषा में लिखाऊंगे ऐसे समझ में आएगा, एक बार समझ लेना, मात्रा गिनकर छंद निर्धारण। जब मात्रा गिनकर क्या किया जाए, छंद का निर्धारण किया जाए, तो वो क्या कहलाता है, मात्रिक छंद कहलाता है, जाति कहलाता है। और इसीलिए जाति छंद को क्या कहा जाता है, इसीलिए मित्रों इस जाति को क्या, मात्रिक छंद भी कहा जाता है, जाति को, क्योंकि यहां क्या है, जाति छंद को क्या कहा जाता है, जाति छंद को मात्रिक भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहां छंद का निर्धारण कैसे किया जाता है,
मात्रा गिनकर किया जाता है, मात्रा गिनकर किया जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? मात्रिक छंद कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? मात्रिक छंद कह दिया जाता है। किसको? जाति को। फिर इधर, तो इधर आइए, यहां छंद का निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो यहां छंद निर्धारण होता है वर्ण गिन करके। क्या गिन करके? वर्ण गणना से, गिनकर यानी गणना से, वर्ण गिनकर छंद निर्धारण, वर्ण गिनकर क्या किया जाता है? छंद का निर्धारण किया जाता है। वर्ण गिनकर के छंद निर्धारण किया जाता है, इसलिए किसको क्या कहा जाता है? वृत्त कहा जाता है। और आप जानते हैं कि जब वर्णों की गणना हो रही है तो मित्रों वृत्त को, किसको? वृत्त को वर्ण गिनकर के गिने जाने के कारण वार्णिक, कौन सा? वार्णिक छंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्णिक छंद भी कहा जाता है। यहां तक की बात आ गई समझ में? यानी कि जो जाति है वही क्या है? मात्रिक है, और जो वृत्त है वो क्या है? वार्णिक है। वो क्या है? वार्णिक है। वर्ण गिन करके हो जाए। अर्चना, अभी तो छंद पूरे कहां से हो जाएंगे? अभी तो शुरू ही हुए। हाँ, और छंद तो शुरू ही नहीं हुए अभी। बिल्कुल, छंद तो अभी शुरू ही नहीं हुए। अभी तो छंद की शुरुआत से पहले की कथा चल रही है सारी की सारी। छंद तक तो पहुंचे ही कहां हैं हम अभी भैया। क्लियर? अब यहां एक सेकंड और रुकिए। इस वृत्त के पुनः 3 भेद होते हैं। भाई आप अगर डायग्राम से चल रहे हो तो पहले से पहले प्लेटफॉर्म बना देता हूं। इस वृत्त के फिर से कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। वृत्त के कितने भेद होते हैं? 3। नंबर 1 होता है संवृत्त, दूसरा होता है अर्ध संवृत्त, और तीसरा होता है विषमवृत्त। तीसरा कौन सा होता है? विषमवृत्त। ये 3 होते हैं। बिल्कुल, अब वापस ले जाओ और पूरे पेज पे ले आओ। रुक जाओ नहीं तो नेक्स्ट पे ले लेना, अगले पे वापस लेंगे इसको। 3 भेद होते हैं। चलें भाई, इसी रूप में ठीक है या परिभाषा में लिखाऊं? ऐसे ही ठीक है। चलिए, तो अब अगले पेज पर चल रहे हैं और नेक्स्ट पेज हो गया बेटा। तो हमने कहां छोड़ा है? हमने छोड़ा है वृत्त के 3 भेद करके। हमने कहां छोड़ा है? हमने कहा कि साहब ये जो आपने वृत्त लिखाया है, क्या लिखाया है? वृत्त। इस वृत्त के, वृत्त का मतलब क्या लिखाया मैंने आपको? वार्णिक छंद। जब छंद की गणना किसके आधार पर हो? वर्ण गिन करके हो, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको वृत्त कहा जाता है। और इस वृत्त के आपको कितने रूप मिलते हैं? इस वृत्त के आपको 3 रूप मिलते हैं। नंबर 1 होता है समवृत्त। कौन सा होता है? समवृत्त। नंबर 2 कौन सा होता है? अर्ध समवृत्त। जैसा कि शब्द से ही पता चल जाता है, अर्ध समवृत्त यानी आधा समान, समवृत्त यानी पूरा समान। और तीसरा कौन सा होता है? विषमवृत्त होता है। तीसरा कौन सा होता है भाई? तीसरा होता है आपका विषमवृत्त। विषमवृत्त कैसे पहचानोगे? तो समवृत्त का मतलब क्या निकला? समवृत्त का मतलब होता है चारों चरण में, क्योंकि 4 चरण होते हैं कि नहीं होते? चारों चरण में
समान वर्ण होंगे। चारों चरण में कैसे होंगे? समान। अर्ध समृद्ध का मतलब क्या निकला? आधे समान। प्रथम व तृतीय तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में समान। यानी पहले और तीसरे में एक समान होंगे और दूसरे और चौथे में एक समान होंगे। दूसरे और चौथे में समान होंगे। और विषमव्रत का क्या मतलब निकला? विषमव्रत का मतलब हुआ चारों चरण में, विषमव्रत का मतलब हुआ चारों चरण में असमान वर्ण। असमान वर्ण। परीक्षा की दृष्टि से समृद्ध कौन से होते हैं? जैसे अनुष्टुप कैसा है? समृद्ध है। चारों चरणों में कितने होते हैं? 8-8 होते हैं। इंद्रवज्रा चारों चरणों में कितने होते हैं? 11-11 होते हैं। तो इंद्रवज्रा भी कैसा हो जाएगा? समृद्ध हो जाएगा, वंशस्थ हो जाएगा। आदि लगा दो। इन सभी में क्या होते हैं? चारों चरणों में चाहे 10 हो, 11 हो, चाहे 12 हो या 8 हो, समान होते हैं, इसलिए तो कहलाते हैं समृद्ध। विसमृद्ध कौन सा होता है? विसमृद्ध होता है आपका वियोगिनी। कौन सा होता है? वियोगिनी। उपजाति विसमृद्ध नहीं है, उपजाति समृद्ध है। उसमें 2 चरणों का, छंदों का मिश्रण है, लेकिन वर्ण तो 11-11 ही होते हैं। उपजाति वियोगिनी जो है विसमृद्ध है। इसके पहले और तीसरे चरण में तो 10-10 होते हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 होते हैं, इसलिए यह असमृद्ध, अर्ध समृद्ध है। और विसमृद्ध कोई उदाहरण मिलता ही नहीं है, तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, इतने लिखने की जरूरत है ही नहीं। फटाफट से नोट करिए। हर चीज आपको इतनी सहज और सरल तरीके से सिखाई जा रही है कि मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी आने वाली होगी, कोई परेशानी आने वाली होगी। रेखा जी बस छंद के भेद पूरा करेंगे। आर्या वो तो जाति हो जाएगा, हम यहां पहले ही लिख चुके हैं। जाति में कहां है? अच्छा लिखे नहीं थे क्या उधर? जाति। ओके, तो जहां लिख लो, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें लिख लो आप, जहां आर्या हमने लिखा था ना, वहां जैसे करके लिख लो आर्या। आर्या छंद कैसा है? जाति या मात्रिक है। और इधर तो हमने इसके पार्ट कर ही दिए। जाति छंद कौन सा है? आर्या है। ये तो अर्ध समृद्ध वगैरह जो हमने किए हैं ना, ये तो किसके किए हैं? ये सभी के सभी तो हमने वृत्त के भेद किए हैं। भाई हमने छंद के 2 भेद किए। फिर ध्यान दो, छंद के 2 भेद किए। कौन से किए? वैदिक और लौकिक। छंद के कितने भेद किए? वैदिक और लौकिक। वैदिक छंद जो वैदिक साहित्य में प्रयुक्त हैं, जैसे जगती, त्रिष्टुप आदि। उसके बाद लौकिक जो वर्तमान में लोक व्यवहार में जो संस्कृत साहित्य प्रचलित है, उसमें जो प्रचलित है वो लौकिक छंद कहलाए। लौकिक छंद जैसे अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा आदि। इसके लौकिक के फिर से हमने 2 भेद किए, जाति और वृत्त। जाति मतलब जहां मात्रा के आधार पर छंद निर्धारण होता है, इसलिए जाति को मात्रिक कहा जाता है। वृत्त यानी जहां वर्ण गिन करके छंद का निर्धारण होता है, इसलिए वृत्त को वार्णिक छंद कहा जाता है। जाति छंद का उदाहरण है, मात्रिक छंद का उदाहरण है आर्या। और बाकी सब इंद्रवज्र जो भी आप पढ़ोगे, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, अनुष्टुप, मालिनी, वंशस्थ, वसंत तिलका, शिखरणी, मंदाक्रांता, श्रगधरा, शार्दूल विक्रीड़तम, ये सभी किसके उदाहरण रहेंगे? वृत्त के उदाहरण रहते हैं। वृत्त के उदाहरण। पुनः वृत्त के हमने 3 भेद किए। कितने? 3। समृद्ध, अर्ध समृद्ध और विसमृद्ध। समृद्ध यानी चारों चरणों में वर्णों की संख्या समान रहेगी। अर्ध समृद्ध पहला और तीसरा चरण समान होगा, दूसरा और चौथा चरण समान होगा। और विसमृद्ध यानी चारों चरणों में असमान, किसी में 10, किसी में 9, किसी में 8, किसी में 12। कैसा रह जाएगा? विसमृद्ध। अब कई बार मन में आता है कि सब आर्या विसमृद्ध तो नहीं है। आर्या विसमृद्ध यूं नहीं है क्योंकि वो वृत्त है ही नहीं, वो क्या है? जाति है। वो क्या है? जाति है, इसलिए उसको वहां वर्णों के आधार पर उसकी गणना ही नहीं होती, तो हम उसको यहां रख भी नहीं सकते हैं। ये हो गए आपके
छंद का बेसिक परिचय कंप्लीट हुआ। अब अगली क्लास में डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे। पहले आर्या आपके और सिलेबस में है, शुरुआत आर्या से करेंगे और उसके बाद में कंटिन्यू किसको कर देंगे, उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे आपके वृत्त यानी वार्णिक छंदों को, जहां सारे छंद आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिखाए जाएंगे। शाम को वापस 5 बजे क्लास होगी और छंद को ही पूरा करेंगे। पहले 5 से 8 छंद की क्लास होगी। 8 बजे समास का सॉल्यूशन है। हर कीमत पर टेस्ट दे लेना और टेस्ट देने के बाद सॉल्यूशन देखना मत भूलना, क्योंकि आज 50 प्रश्नों में लगभग 150 प्रश्न आपको कराऊंगा। मिलते जुलते सारी चीजें आपको सिखाने का प्रयास रहेगा, तो इसको बिल्कुल भी लेना मत भूल जाना। शाम को 8 बजे। अभी के लिए अनुमति दीजिए, मिलते हैं ठीक कितने बजे, 5 मतलब 5। मैं लेट हो सकता हूं क्योंकि मैं बाहर से आता हूं, यहाँ स्टूडियो सेटअप करना पड़ता है, लेकिन आप लोग घर में बैठे क्लास लेते हो, इसलिए आपको लेट होने की अनुमति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।